ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान दो। इनफ। तो अभी हम लोग को आज स्टडी करना है एनर्जी फ्लो। यहाँ पर अभी बिफोर स्टार्टिंग ना नेटफ्लिक्स पे मैंने एक इसी से रिलेटेड मूवी देखा था, जिसमें एक चीता को रिलेट किया था समझाने के लिए पूरा एनर्जी फ्लो। ओके, डॉक्यूमेंट्री टाइप है। अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाके ये साई-फाई डॉक्यूमेंट्री या फिर एनिमल डॉक्यूमेंट्री पे डालते हो ना, तो एक चीते का फोटो आएगा, उसी पे क्लिक करोगे ना, 40 मिनट्स का वीडियो है। उसमें कैसे स्पेस से आने वाली एनर्जी जो सनलाइट के फॉर्म में आती है और वो एनर्जी कैसे पूरे इकोसिस्टम में फ्लो होती है, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, एक मदर चीता है और उसके 2 बच्चे हैं, तो उसको कंपेयर करके पूरा इकोसिस्टम बहुत अच्छे से समझाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है, हम लोग ने बहुत सारे रिलीजियस बुक में भी देखा है, ठीक है, कि उधर उसमें उसको स्पिरिट बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, कि आत्मा नश्वर है, न कभी बनती है न कभी बिगड़ती है। उसी के कॉन्सेप्ट को लेके एक ओपेनहाइमर नाम की एक पिक्चर है, जिसने मतलब फर्स्ट टाइम ये एटॉमिक बम बनाया था, जिसका टेस्टिंग जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे हुआ था। सो पर्सन भी बहुत सारे रिलीजियस बुक को फॉलो करता था, तो उसमें उसी से उसके ऊपर जो है ये कैसे बॉम्ब बनाना है उसका कॉन्सेप्ट उसको पता चला था। वो तो चलो बात की बात है, बट एनर्जी बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ थिंग विच इज नेवर बी क्रिएटेड बाय समवन और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, यहाँ पर एनर्जी जो है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। कितने भी एग्जांपल ले लो आपके सराउंडिंग में, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने के टाइम पे जो एनर्जी यूज हो रही है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी में। ओके, फिर वो आपके ईयर ड्रम में जा रही है, वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एक एनर्जी एक से दूसरे फॉर्म में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होती रहती है। यहाँ पर मुझे कैसे एनर्जी मिली, डेफिनेटली मुझे मेरे फूड से एनर्जी मिली, और वो फूड कहाँ से आया, प्लांट से आया। प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिली, सनलाइट से। तो यहाँ पर एनर्जी जो है ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट होती है। ओके, तो जहाँ पर एनर्जी बनने की शुरुआत होती है दैट इज अ सन। ओके, द कोर ऑफ आवर गैलेक्सी, जो भी गैलेक्सी नहीं बोल सकते बट हमारे जो ब्रह्मांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर क्या होता है बहुत सारा फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हीट निकलती है, और वो हीट जो है रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ को मिलती है। तो जब अर्थ को मिलती है तो उसमें से बहुत सारे अर्थ के पास ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। बट अगर हम बात करें प्लांट्स की, अगर हम बात करें कुछ अल्गीज की, तो वहां पर उनके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और आप उसको क्लोरोफिल भी बोल सकते हो, जिसके मदद से दे कैन सिंथेसाइज द फूड। ओके, क्लोरोफिल में ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, सनलाइट की मदद लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को रिएक्ट करवाते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। सो इट इज देयर इन यू कैन से क्लोरोप्लास्ट ओनली। तो ये जो है एनर्जी फ्लो जो है ना, शुरुआत होता है प्रोड्यूसर से। अब प्रोड्यूसर किसको बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है उन ऑटोट्रॉप्स को जो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं, बोल सकते हो फूड में। बहुत सारे डेफिनेशंस आने वाले हैं, तो आप साइड बाय साइड लिखते जाइएगा अपनी कॉपी या फिर नोटबुक, टेक्स्ट बुक, जहां पर भी स्पेस मिले वहां पर लिखते जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज दैट डिफाइन प्रोड्यूसर्स। ओके, सो हाउ टू डिफाइन प्रोड्यूसर्स, ये वर्ड आपके सामने आया है, भले ही आपको शायद अभी नए लग रहे हो, बट आप कंटिन्यूअसली ये वर्ड सुनते आ रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन प्रोड्यूसर, काइंडली राइट डाउन द क्वेश्चन। Producers are those organism, kindly write down. Producer are those organism producers are those organism who synthesize food with the help of sunlight. Who synthesize food with the help of sunlight. Who synthesize food with the help of sunlight. Okay? इनका दूसरा नाम भी हम लोग ले सकते हैं. The another name of producer is autotroph. Okay? Autotroph. Auto का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटेड, ट्रॉप का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला. ऐसा कोई भी स्पीशीज, ऐसा कोई भी बोल सकते हो कि ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद से सेल्फ प्रोडक्शन में जाता है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ प्रोड्यूसर. अभी आपको उसी पेज में लेफ्ट हैंड साइड में और भी कुछ डेफिनेशन दिए. द सेकेंड वन इज कंज्यूमर.
सो कंज्यूमर का को क्या डिफाइन करोगे? कंज्यूमर आर दोज ऑर्गेनिज्म, काइंडली राइट डाउन, कंज्यूमर आर दोज ऑर्गेनिज्म, कंज्यूमर आर दोज ऑर्गेनिज्म who depend on another organism for their food, who depend on another organism for their food. तो चलो प्रोड्यूसर की बात हो गई, कंज्यूमर की बात हो गई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अगर हम बात करें कंज्यूमर की, सो दे कैन बी सब डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरी, प्राइमरी कंज्यूमर, secondary consumer and tertiary consumer. The primary consumer are basically known as herbivore. Now what do you mean by herbivores? Who depends on the herbs, जो plants को खाते हैं। आप बोल सकते हो जो वेजिटेरियन रहते हैं। सो क्वेश्चन लिखो या फिर डायरेक्टली आंसर लिखो। What are the herbivores? Herbivores are those organism who depends only on the plant species, who depends only on the plant species for their food, who depends only on the plant species for their food. Okay, only on the plant species for their food. Okay, इसको हम लोग कहते हैं, इसके दो नाम है। अभी आप इसको हर्बीवोर भी बोल सकते हो एंड यू कैन कॉल देम प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, सो बोथ आर द सिमिलर थिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम अलग अलग है। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर की। सो हाउ टू डिफाइन सेकेंडरी कंज्यूमर? सो सेकेंडरी कंज्यूमर को आप बोल सकते हो कार्निवोर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द कार्निवोर हु डिपेंड्स ऑन हर्बीवोर। Secondary consumers are the carnivore who depends on the herbivore। मतलब ये कार्निवोर वो लोग होते हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स मतलब प्लांट नहीं, जो वेजिटेरियंस लोगों का खाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं लायन को हम लोग कार्निवोर अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज ये डियर को खाता है जो वेजिटेरियन है। ओके, तो ऐसे एग्जांपल है। नाउ लास्ट वन इज अ टर्शरी कंज्यूमर। सो टर्शरी कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज omnivore. The tertiary consumer are also known as omnivore. Omni, that is OMNIVORES. OMNIVORES. Tertiary consumer are also known as omnivore who depends on herbivore as well as carnivore. Omnivore are tertiary consumer who depends on herbivore and carnivore both. मतलब ऐसे लोग जो वेजिटेरियन भी हैं प्लस नॉन वेजिटेरियन भी है। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, ओके, वी कैन ईट वेज एज वेल एज नॉन वेज। सो हम लोग tertiary consumers are omnivore who depends on herbivore and carnivore, who depends on कार्निवोर है हर्बीवोर। ओके, इसके अलावा फूड चेन के जो लास्ट पार्ट होते हैं आप उनको सैप्रोफाइट्स बोल सकते हो, आप उनको डीकम्पोजर बोल सकते हो। तो ये लोग कौन है? बेसिकली ये लोग वो लोग हैं जो डेड बॉडी को डीके करता है, जो डेड बॉडी को खराब करता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो डेड बॉडी है अगर किसी भी जगह पे मोर देन 72 आवर्स के लिए रखी जाएगी तो वहां पर से स्मेल आती रहती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज डीकम्पोजर अब उसकी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है, अब उसकी बॉडी से खाना खा रहे हैं। तो जब भी वो डीकम्पोजर किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी को डीकम्पोज करते हो तो डेफिनेटली उसमें से अमोनिया रिलीज होता है और वही बैड स्मेल होती है। ठीक है, सो ये इकोसिस्टम के लास्ट लोग हैं जो क्या करते हैं, जो डेड बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड। सो लास्ट डेफिनेशन, decomposers. Define decomposer. Decomposers are microorganism. Decomposer are microorganisms
who survives on decaying organic matter, who survive on decaying, that is DECAYING, who survive on decaying organic matter. तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली डीकम्पोजर। ओके, तो जब आपके सामने ये डीकम्पोजर वर्ड आएगा तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी तो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड बॉडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पारसी रिलीजन में क्या करते हैं, लास्ट राइट कैसे परफॉर्म करते हैं? डेड बॉडी को किसी भी कुएं के आसपास बांध देते हैं और जो वल्चर्स होते हैं वो उसके डेड बॉडी से खाना खाते हैं। ओके, ऐसा होता है पारसी रिलीजन में ना। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उन वल्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? उन वल्चर्स को हम लोग बोलेंगे सैप्रोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉप्स। ओके, सो सैप्रोट्रॉप्स के आगे सिर्फ एग्जांपल लिख दीजिए वल्चर्स, दैट्स इट। ओके, सैप्रो SAPRO TROPH सैप्रोट्रॉप्स। ओके, तो ये जो है ना, जितने भी अभी मैंने आपको डेफिनेशन दिए, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, डीकंपोजर है या फिर सैप्रोट्रॉप्स है, ये इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। क्योंकि जो एनर्जी है ना, एक से शुरुआत होती है प्रोड्यूसर से, फिर डीकंपोजर में जाती है, फिर वापस से इकोसिस्टम में मिक्स हो जाती है। सो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पर ना ही क्रिएशन हो रहा है, ना ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है एनर्जी का। आप बहुत सारे एग्जांपल अपने लिए ले सकते हो। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं द इजीएस्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। सो फूड चेन क्रिएट कैसे होता है? फूड चेन क्रिएट होता है बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर से, जिसको हम लोग हर्बीवोर बोलते हैं, और फिर जाता है वो टर्शरी कंज्यूमर तक। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं हम लोग फूड चेन। और जब बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं या फिर इंटरकनेक्शन फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ग्रास है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। दैट इज कॉल्ड इट एज अ फूड चेन। शुरुआत हुई थी ग्रास से, खत्म हुआ ईगल पे। ओके, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। बट क्या हमेशा यही होगा कि फ्रॉग को सिर्फ स्नेक खा सकता है? नहीं, कोई दूसरा भी तो ऑर्गेनिज्म खा सकता है। तो शायद फ्रॉग से जो है ना, वो फूड चेन डाइवर्ज हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, द डायग्राम 14.5 में एरो के थ्रू आपको पता चल सकता है कि कौन किसको खा रहा है। ओके, जैसे फ्रॉग जो है ना, फ्रॉग जो है फ्रूट फ्लाई को भी खा सकता है, ड्रैगन फ्लाई को भी खा सकता है, दोनों को खा सकता है, एंड बटरफ्लाई को भी खा सकता है। बराबर? क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया? यहाँ पर इंटरकनेक्शन का फॉर्मेशन हुआ। दैट इंटरकनेक्शन, आई थिंक इट इज नॉट देयर ना? फाइन, अंडरस्टूड? आपने देखा कि कितना इंटरकनेक्शन का फॉर्मेशन हुआ है डायग्राम 14.5 में। दैट इज कॉल्ड इट एज अ फूड वेब। टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है फूड वेब का, वो ऊपर की तरफ दिया है। दैट इज द नेचुरल इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन मेक इट फूड वेब। मतलब जहां पर एक या एक से ज्यादा फूड चेन क्या होती है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है या फिर इंटरकनेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ व्हाट? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब। ओके, तो ये हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग राइट हैंड साइड में देखेंगे। नाउ यू हैव टू सी द ट्रॉपिक लेवल। सो ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या होता है? अगर बेसिकली हम लोग बात करें ट्रॉपिक लेवल की, तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे एक ट्रायंगल के साथ। ठीक है, कंसिडर कर लो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का बेस है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो क्या होता है? ट्रायंगल जो है वो नैरो होता जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कंपेयर करने को बोलूं कि एक माइंड में आप एक सीन क्रिएट करो जंगल का, सो सबसे ज्यादा वहां पर आपको ट्रीज दिखाई देंगे, और फिर बाद में उससे कम आपको डियर दिखाई देंगे, उससे कम आपको लायन दिखाई देंगे। जब भी आप कोई जंगल की बात करते हो ना,
तो आपको क्या लगता है कि चलो जंगल में मुश्किल से 1-2 या फिर 4-5 लायन होंगे, बट डियर जो है ना वो 100-200 होंगे। तो ऐसा सीन क्रिएट होता क्यों है? क्योंकि इकोसिस्टम ना ऐसे ही काम करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल में जो चीजें बेस पे होती है उनका पॉपुलेशन ज्यादा होता है, और जो चीजें ऊपर होती है उनका पॉपुलेशन कम होता है। तो फॉर एग्जांपल बेस पे कौन है? यहाँ पर ध्यान दो, बेस पे कौन है? दैट इज अ ग्रास, या फिर कोई भी वेजिटेशन, कोई भी प्लांट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। फिर बाद में अगर आप ऊपर जाओगे तो उससे कम पॉपुलेशन किसका रहेगा? हर्बीवोर्स का। हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल डियर का पॉपुलेशन, रैबिट का पॉपुलेशन। फिर आप उससे ऊपर जाओगे तो टाइगर लायन, उनका पॉपुलेशन और कम रहेगा। और फिर लास्ट में सबसे कम पॉपुलेशन रहेगा टर्शरी कंज्यूमर का। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो ट्रॉपिक लेवल में जो चीजें बॉटम में उनका पॉपुलेशन ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं उनका पॉपुलेशन रिड्यूस होता जा रहा है। दैट इज कॉल्ड इट एज अ ट्रॉपिक लेवल। आपके टेक्स्ट बुक में ट्रॉपिक लेवल को डिफाइन किया है कैसे? ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। अभी मैं आपको एक सीन क्रिएट करने को बोलता हूँ। कंसिडर कर लो कि एक राइस का फील्ड है। राइस के फील्ड में मैं बोल रहा हूँ कि 2 स्पीशीज है, एक तो स्नेक है और दूसरा है फ्रॉग है। तो आपके अकॉर्डिंग फ्रॉग का पॉपुलेशन ज्यादा होगा कि स्नेक का? फ्रॉग का पॉपुलेशन ज्यादा होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज ट्रॉपिक लेवल ऐसे ही काम करता है। स्नेक का पॉपुलेशन ज्यादा होने का चांसेस है ही नहीं। क्यों? अगर स्नेक का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में बाद में वो लोग एलिमिनेट हो जाएंगे इनडायरेक्टली। बाद में तो अभी चलो ज्यादा है तो बाद में तो वो कम होना ही है। ओके, सो एट द बॉटम ग्रासेस आर देयर। सबसे ज्यादा किसका है? राइस का पॉपुलेशन है। फिर थोड़ा ऊपर जाओगे किसका है? फ्रॉग का है। फिर थोड़ा ऊपर जाओगे स्नेक का है, और लास्ट में हो सकता है ईगल का। अंडरस्टूड? इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल काम करता है। अभी ये टेक्स्ट बुक में आईएमपी क्वेश्चन है, लिसन, आईएमपी क्वेश्चन है, दैट इज अ 10% लॉ। अभी कंसीडर कर लो कि जो ग्रासेस है, ओके, मैं ग्रास को यहाँ पर जी से लिख रहा हूँ, ओके, यहाँ पर बेसिकली कंसीडर कर लो कि उसके पास कितना एनर्जी है? 10,000 किलो कैलोरी। एनर्जी को कैलकुलेट करने की यूनिट क्या है? किलो कैलोरी। उसमें कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ ऐसा हुआ कि फ्रॉग के पास वो एनर्जी गई, तो जब फ्रॉग के पास वो एनर्जी जाएगी ना, तो उसमें से सिर्फ 10% जाएगी। 10%, इतनी एनर्जी का सिर्फ 10% जो है ना आगे के ऊपर के ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगा। सो नाउ द आंसर इज 1000। ओके, फिर फ्रॉग से जो एनर्जी जाएगी स्नेक के अंदर, वो वापस से 10% ही जाएगी। सो नाउ द आंसर इज 100। और फिर बाद में क्या होगा? ईगल तक वो एनर्जी पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी? दैट इज 10। दिस इज कॉल्ड 10% लॉ। तो सवाल उठता है कि 90% का क्या होगा? 90% एनर्जी जो है ना, जब ये लोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, फॉर एग्जांपल फ्रॉग कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो 90% एक्टिविटी कहाँ चली जाती है? इकोसिस्टम में वापस से रिटर्न हो जाती है। इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं 10% लॉ। ये फर्स्ट टाइम किसने एक्सप्लेन किया था? दैट इज आर लिंडरमैन। दैट इज 1942 में इसने ये लॉ बताया था। ये लॉ ये कहता है कि जब एक एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है, तो सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है। रेस्ट ऑफ 90% मिक्स इन एनवायरनमेंट एंड मिक्स इन इकोसिस्टम। दैट्स इट। अंडरस्टूड? सिंपल है। इसके ऊपर से शॉर्ट नोट्स आते हैं तो उसको उधर किधर आईएमपी मार्क करके ले लो। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहीं पर देखो, ये ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम है। सो ट्रॉपिक लेवल के डायग्राम में एज आई टोल्ड यू, मास किसका ज्यादा है? ग्रासेस का। दैट इज 900 kg ग्रासेस। उसके बाद 100 kgs ऑफ माइस, नेक्स्ट 50 kgs ऑफ स्नेक, एंड लास्ट में 10 kgs ऑफ आउल्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मास जो है ना वो ऊपर की तरफ जाके नैरो हो जा रहा है। मास को कंसीडर मत करो, यू कैन कंसीडर अ पॉपुलेशन। तो ये कोई भी इकोसिस्टम में ना, आप कोई भी इकोसिस्टम देख लो, आइदर यू कैन सी अ मरीन इकोसिस्टम, वहां पर भी यही प्रिंसिपल फॉलो होगा। जो छोटे फिशेस होते हैं ना, उनका पॉपुलेशन ज्यादा होता है।
एज कंपेयर टू द शार्क एज वेल एज व्हेल। समझ में आया? तो इकोसिस्टम का एक पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दी इकोलॉजिकल पिरामिड। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने बताया था? सी एल्टन ने, उसका नाम मार्क करके ले लो, 1927 में। तो इसने क्या बताया था? इसने ना ट्रॉपिक लेवल की 3 क्लासेस बनाई थी। पहला है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायोमास? वो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया, वो ट्रॉपिक लेवल में। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे लोअर लेवल के लोग जो है ना उनका बायोमास ज्यादा है, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ग्रास कितना केजी है? 900 केजी। उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर है माइस, कितना है? 100 केजी। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा स्नेक, दैट इज 50 केजी, एंड लास्ट में आपको मिलेगा आउल, दैट इज 10 केजी। दैट इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ, यू कैन से, बायोमास, जहां पर प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स का वेट ज्यादा है, किससे? सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड माइस से, और सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर से। और फिर प्राइमरी कंज्यूमर का वेट ज्यादा है सेकेंडरी कंज्यूमर से। लास्ट में सबसे कम वेट किसका है? टर्शियरी कंज्यूमर का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इसका डेफिनेशन यहाँ पर है, मार्क करके ले लो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? दैट इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी, बायोमास एंड नंबर। ये मार्क कर लो। तो यहां पर आपने क्या किया? यहां पर आपने कंपैरिजन किया। किसके बीच में कंपैरिजन किया? दो ट्रॉपिक लेवल के बीच में कंपैरिजन किया। अंडरस्टूड? फाइन। नाउ अभी आप लोगों ने क्या देखा? अभी आप लोगों ने देखा वजन में, दैट इज अ केजी। नाउ यू विल फाइंड द नंबर्स, दैट इज कॉल्ड पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर पिरामिड्स ऑफ नंबर में आप देख सकते हो पॉपुलेशन किसका जा रहा है? ग्रास का। फिर बाद में ग्रास हॉपर और जो प्राइमरी कंज्यूमर उनका पॉपुलेशन कितना है? दैट इज 5 lakhs। सेकेंडरी कंज्यूमर का पॉपुलेशन कितना है? 5000। और लास्ट में फिर टर्शियरी कंज्यूमर का पॉपुलेशन कितना है? 5। सो ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? ये कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन डायरेक्टली आपको डायग्राम देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई द, यू कैन से, इकोलॉजिकल पिरामिड एंड डिफाइन दैट। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम देख के बताना है कि ये जो है ना पिरामिड ऑफ नंबर वाला, ये इकोलॉजिकल पिरामिड है, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर। उसको डिफाइन कैसे करोगे? हाउ टू डिफाइन नंबर पिरामिड? सो नंबर पिरामिड आपको डिफाइन करने का उधर आंसर है, द रिलेटिव नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया इन अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड नंबर पिरामिड। मतलब दो नंबर को कंपेयर करने पर आपको पता चलेगा कि दो नंबर जो भी है, दो ट्रॉपिक लेवल में कितने पॉपुलेशन का डिफरेंस है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ट्रॉपिक लेवल में, लास्ट में पॉपुलेशन कम होता जाएगा। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड, इट इज अ व्हाट? पिरामिड ऑफ नंबर। बायोमास के बारे में हम लोग ने ऊपर ऑलरेडी देख लिया था केजीज में। नाउ एनर्जी। सो द लास्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? एनर्जी। सो एनर्जी में क्या होता है? एनर्जी में अगेन सी, प्रोड्यूसर के पास कितना परसेंट एनर्जी है? 100%। 100% का 10% होता है, 10% ओनली। 10% का 10% होता है 1%। 1% का 1% होता है, दैट इज 0.1। तो दैट इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। According to the pyramid of energy, whenever the energy is transmitted from one tropic level to another tropic level, only 10% of energy is going to transfer. Rest of the 90% energy will mix with the environment. समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी पिरामिड। यस। तो एक बार ये पूरा रीड करके ले लो, फिर हम लोग बाद में न्यूट्रिएंट साइकिल स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा आपका कार्बन साइकिल। काइंडली रीड दोस थिंग्स। क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। ओके, इनिशियली प्रोड्यूसर में, हाँ बैठ जाओ। इनिशियली प्रोड्यूसर में कितना परसेंट एनर्जी है? 100%।
नाउ प्राइमरी कंज्यूमर में कितना गया? ओनली 10%, सेकेंडरी कंज्यूमर में 1% एंड लास्ट में ओनली 0.1%। ओके, दैट इज ओनली अ 10% लॉ। और वहां पर अगर आप उसके जस्ट ऊपर देखोगे ना, ऊपर की 3 लाइन देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा, उधर एक्सप्लेनेशन दिया है व्हाट अबाउट दोस 90%। द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑलवेज लॉस्ट एज अ हीट, उसको मार्क कर लो, वो लाइन इंपॉर्टेंट है। इन ईच स्टेप 14.9 डायग्राम दिख रहा है आपको, उसके ऊपर डायग्राम के ऊपर की थर्ड लाइन, द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑलवेज लॉस्ट एज अ हीट। ओके, तो हर एक स्टेप में क्या हो रहा है? हीट का लॉस हो रहा है। ओके फाइन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब? यस, थर्ड बेंच, क्या होता है फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है? Yes, interconnection between foods and next food. okay yes can you tell me who are the predator for the frog? कौन-कौन से 3-4 predator के नाम बताओ जो frogs को खाते हैं? एक snake हो गया, और eagle। ओके फाइन, eagle भी खा सकता है, owl भी खा सकता है, ठीक है फाइन। फाइन, तो अभी हम लोग नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, दैट इज नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स आर, यस लिख लो, सेप्रोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म who depends on dead body for their food. Saprotrophs are those organisms who depends on dead bodies, yes, dead bodies for their foods. Dead body for their foods, okay? Decomposer microorganisms होता है, saprotrophs microorganisms नहीं। Vultures is a saprotrophs. Lactobacilli and other bacteria which are found in the soil are decomposer. Okay. Now, yes. अभी हम लोग को देखना है the new concept that is called carbon cycle. तो अभी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब एटम का टोटल किया ना, तो जितने भी एटम है ना, उसमें से 49% कंटेंट सिर्फ कार्बन का है। ओके, ओनली यू कैन से अदर 51% जो है ना और किसी का हो सकता है, जिसमें से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट आउट ऑफ 100% द होल ऑर्गेनिज्म हैव बॉडी व्हिच हैव्स 51% ऑफ कार्बन। ओके, और उस 51% का 71% कार्बन किधर है? ओशन में। ओके, सो 100% ऑर्गेनिज्म में 51% कार्बन है, और उस 51% कार्बन में का 71% ओशन में मिक्स है। तो अभी कार्बन साइकिल पढ़ने से पहले वी शुड नो कि कार्बन होता कहां पर। सो द फर्स्ट वन इज सिंक्स, दैट इज SINKS, सिंक्स। ये सिंक्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली कार्बन जो बहुत टाइम से स्टोर्ड है अर्थ के क्रस्ट में। द एग्जांपल इज फॉसिल, द एग्जांपल इज कोल। जब भी कोई कार्बन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम किसी भी अर्थ के क्रस्ट में बहुत टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंक। पहला तो कार्बन का सोर्स ये हो गया। दूसरा कार्बन क्या हो सकता है? दूसरा कार्बन हो सकता है दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये दूसरा कार्बन हो सकता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कहां पर है? वी आर द ओनली सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बचपन में ना आप लोग ने एक रिएक्शन पढ़ा था, वो रिएक्शन में लिखा दे रहा हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कार्बन का फ्लो हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेस्पिरेशन का एक रिएक्शन लिखा रहा हूं। C6H12O6 in presence of oxygen produces 6CO2, 6H2O and 38 ATP। ये हो गया रेस्पिरेशन का। अब मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। CO2 H2O
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ना साइक्लिक फ्लो हो रहा है। यहाँ पर जो प्लांट्स ने ये रिएक्शन हो रहा है प्लांट्स के अंदर, और ये ऊपर वाला रिएक्शन हो रहा है एनिमल्स के अंदर। ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन, जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रेस्पिरेशन। नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर कार्बन जो है ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन that is which is there in a form of glucose is utilized by the animal to produce the ATP, but during that process the CO2 has been produced. Now the same CO2 has been taken up by plants for the synthesis of again glucose with the help of chlorophyll and sunlight. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन का साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है, प्लांट। प्लांट क्या बना रहा है, ग्लूकोज। उसी ग्लूकोज को अगेन हम लोग ले रहे हैं। So that's how the carbon cycle is going to be completed. But कहीं-कहीं पर क्या होता है, कहीं-कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ रेस्पिरेशन से नहीं आता। और कोई बोल सकता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंपनी, फैक्ट्रीज, ओके, वहां पर क्या हो रहा है, कभी भी कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, ऑटोमोबाइल्स, कार, बाइक, वहां से क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है। ओके, अगेन डीकंपोजर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था डीकंपोजर क्या करते हैं, डेड बॉडी को डिके करते हैं। डिके करने के बाद क्या करते हैं, दो गैसेस रिलीज करते हैं। पहली गैस है क्या, अमोनिया, दैट इज NH3, और दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सो जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है ना, तो अगर आप उसको बर्न कर लो या फिर उसको कैसे भी कर लो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में छोड़ दो, वहां पर क्या होगा, उसकी डेड बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। So these are the sources of carbon dioxide. The first sources is a human being, the animals who are performing the respiration. Respiration में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से ATP बन रहा है, बट साइड बाय साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। तो पहले सोर्स तो कार्बन डाइऑक्साइड के हम लोग खुद हो गए। दूसरा सोर्स कौन है, ऑटोमोबाइल, कार, ओके, बाइक। यूज किसका कर रहे हैं, पेट्रोल का। पेट्रोल में क्या होता है, कार्बन का। जब पेट्रोल बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा सोर्स ये हुआ। तीसरा सोर्स कौन है, डीकंपोजर, जो कभी भी डेड बॉडी को डीकंपोज करते हैं। अच्छा, ये वोटिंग का है। तुम लोग के क्या हो गया ना, ज्यादा ना दोस्ती के बीच में ना पॉलिटिक्स को लाना नहीं। तुम लोग के सर के ऊपर ना वो लोग रोटी सेक के ना अपना हलवा खाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं इसको देगा उसको देगा, किसको भी देगा, जो दे रहा है अपने घर पे पोलिंग बूथ में जाके देने का, उधर ही बात खत्म करके आने का। उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि मैं इसका हूँ उसका हूँ। सबकी आइडियोलॉजी अलग होती है, बट अपने को नहीं फंसना उसमें। ओके, हाँ, यहाँ पर देखो एक डेटा दिया है। यहाँ पर देखो मैडम, डेटा दिया है 5.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज थ्रू अ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसको मार्क करके ले लो। जैसा कि मैंने बोला, सेकंड सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहां से, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं। इतना टन, ये जो है ना 5.5 बिलियन क्या होता है, हमेशा रिलीज होता है हर साल। और उसमें से क्या हो रहा है, आउट ऑफ विच 3.3 बिलियन विल स्टे इन द एटमॉस्फेयर, एंड बाकी का कितना गया, 5.5 में से 3.3 माइनस किया, अभी भी 2.2 बाकी है ना, वो चला जाता है ओशन में। और ओशन में जाके क्या करता है, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। मतलब क्या, जो कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से कुछ तो प्लांट ले लेंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और कुछ जो है क्या होगा, एटमॉस्फेयर में एज इट इज रहेगा। और उस बाकी का जो बचा हुआ है दैट इज 2.2, वो सी वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होके किससे रिएक्ट करेगा, कैल्शियम से, मैग्नीशियम से। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये प्रोसेस खत्म होता है। अगेन और क्या क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेस, दैट इज बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज अ डेड बॉडी, फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनो इरप्शन होता है ना, तो अंदर जितनी भी गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होती है, बाहर आती है। सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, दैट यूटिलाइज होती है, और बाकी की सारी जो है ना ओशंस पे चली जाती है। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, कार्बन साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ओके,
कोई यहाँ पर ये सब वर्ड का मीनिंग बताएगा? यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो आप कभी भी आप कार्बन साइकिल लिखोगे ना, तो भले ही आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन नहीं दिया, अगर मान लो कि आपको आंसर लिखना है बट आपको उतना लॉन्ग आंसर लिखने का मच नहीं करना है, यू हैव ऑप्शन, जस्ट ये 5 डेफिनेशन को डिफाइन कर दो और कार्बन साइकिल का कोई एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर दो। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? यस, हाउ टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस? एनीवन? कैसे करेंगे फोटोसिंथेसिस को डिफाइन? अभी बोला ना, प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, दे प्रोड्यूस ग्लूकोज। ये हो गया कार्बन साइकिल का पहला पार्ट, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से हमने क्या किया? ग्लूकोज बनाया। अब आपको बाकी के पार्ट में बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से। तो कार्बन डाइऑक्साइड आया यहां से, रेस्पिरेशन में क्या होता है? C6H12O6 glucose is oxidized in the mitochondria and produces what? Carbon dioxide and ATP. ATP यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ओके, तीसरा सोर्स है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट? ऑर्गेनिक मैटर, डेड बॉडी। वहां पर क्या हुआ? ऑर्गेनिक मैटर और डेड बॉडी को माइक्रोब्स जब डिकम्पोज करते हैं तो कार्बन वाली गैसेस बाहर निकलती है। ओके, लास्ट में सेडिमेंटेशन। एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंटेशन? वो ओशन वाला बताया था ना, out of 5.5 billions of carbon dioxide, 2.2 billion of carbon dioxide enters the ocean, dissolve in the ocean, react with the magnesium and calcium and form calcium carbonates and magnesium carbonate. That is called sedimentation. समझ में आया? तो उसको ना लिख के रखने का। Define the sedimentation. Write down the question. The definition is not there. Define sedimentation. Question. Answer is what? 2.2 billions of carbon dioxide dissolve in the ocean water. 2.2% of carbon dioxide dissolve in the sea water. 2.2% of carbon dioxide of परसेंट नहीं, बिलियन लिखिए, वो बेटर रहेगा ना, बिलियन। ओके, 2.2 बिलियंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड dissolve in the sea water and react with calcium and magnesium, react with calcium and magnesium, to form their respective carbonates. To form their respective carbonates, it's called sedimentation. It's called sedimentation. It's called sedimentation. समझ में आया? तो इस तरीके से आपका कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है। आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए एंड देन विल गो टू द फॉस्फोरस साइकिल। ओके, चलेगा। और उसको बंद कर दो। Yes. So now, before studying the phosphorus cycle, we should know कि phosphorus एक्चुअल में होता है किधर? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एनीवन? कहाँ पर होगा? डीएनए में। डीएनए में किधर? न्यूक्लियोटाइड में कौन सी 3 चीजें होती हैं? न्यूक्लियोटाइड में होती हैं, पहली बात तो होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है पेंटोस शुगर और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। करेक्ट? सो फॉस्फेट ग्रुप इज देयर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई अगेन फॉस्फेट। तो यहाँ पर तो चलो हमारे अंदर हो गया। इसके अलावा आप लोगों ने जब भी सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किया था 11th स्ट्रक्चर में, तो आपने एक शब्द सुना था, दैट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर।
ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है जहां पर अगेन फास्फोरस होता है. So basically the phosphorus is important part. Again the phosphorus is there in your bones as well as teeth. तो यहाँ पर भी जो फास्फोरस आपके बॉडी में होता है. और अगर कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात कर लो तो चलो शेल्स की बात कर ले तो उनके जो सी शेल्स होते हैं उनके शेल्स में होता है. अगर हम लोग बात कर ले हूफ्स, जो काउज और बफेलोज और जो भी कुछ होते हैं उनके हूफ्स में होता है. हूफ्स का मतलब पैर के नीचे का पार्ट, दैट इज कॉल्ड हूफ्स. ओके. और किसी के थॉर्न्स में होता है, जो भी है सिंग में होता है. तो ये सब जो है ना फास्फोरस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है. सवाल ये उठता है कि ये साइकिल वर्क कैसे करती है, रिलीज कहाँ से होगी, एक्सेप्ट कहाँ पर होगी, कंप्लीशन साइकिल का कहाँ पर होगा. तो सीधी सी बात है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है तो उसके अंदर का जितना भी फास्फोरस है सॉइल में मिक्स हो जाएगा. सॉइल में मिक्स हुआ, सॉइल में मिक्स होके फिर आप लोग को मालूम है जब भी मैंने ये एक चैप्टर पढ़ाया था राइजोबियम वाला चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बताया था फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया. ये फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का काम क्या था, सॉइल के अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट है इनसॉल्युबल फॉर्म में, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करना, दैट इज द रोल ऑफ फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया. सॉइल के अंदर फॉस्फोरस कहां से आया एनिमल्स के डेड बॉडी से. ओके. तो एनिमल की जब डेड बॉडी डिकम्पोज होती है तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, उसका नेचर है उड़ जाने का. बट जो चीज नहीं उड़ सकती वो तो सॉइल में रहेगी, दैट इज योर फॉस्फोरस. फॉस्फोरस कोई भी गैसेस फॉर्म में बहुत कम ही रहती है. ठीक है. तो वो सॉइल में रहेगी एंड सॉइल से यूटिलाइज होगी किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू. प्लांट को खाया किसने, एनिमल्स ने, वापस से किसके बॉडी में चलेगी, एनिमल्स के बॉडी में चलेगी. कुछ फॉर्म ऑफ जो फास्फोरस रहता है वो चला जाता है किसके लिए, रॉक्स बनाने के लिए. और अगेन सर्टेन फॉर्म ऑफ फास्फोरस मिक्स इन द ओशन एंड फॉर्म सेडिमेंटेशन. तो इस तरीके से क्या होता है, फास्फोरस साइकिल कंप्लीट होती है. जिस फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा था वो कुछ यहाँ पर है. ये देखो. तो कार्बन साइकिल का जो रेंज है ना वो बहुत बड़ा है. ओके. बट फास्फोरस साइकिल का रेंज उतना बड़ा नहीं है. डेड बॉडी से सॉइल के अंदर, सॉइल से प्लांट के अंदर, वापस से प्लांट से एनिमल के अंदर, वापस से एनिमल से सॉइल के अंदर. इस तरीके से फास्फोरस साइकिल वर्क करता है. सर्टेन अमाउंट में जो फास्फोरस है वो इकोसिस्टम में मिक्स होता है और कभी कुछ वो रॉक्स बनाएगा, कभी कोई एसिड बनाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं फास्फोरस को रिएक्ट कराता हूँ वाटर के साथ तो शायद वो बना सकता है फॉस्फोरिक एसिड. ओके. H3PO4. ओके. तो ऐसे ऐसे कंपाउंड्स बना सकता है. कुछ फास्फोरस जो है वो आगे चल के ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, कुछ फास्फोरस जो है वो रॉक्स में कन्वर्ट हो सकता है. तो इस तरीके से जो है ना फास्फोरस साइकिल वर्क करता है. यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है फास्फोरस के साथ. ओके. दैट इज फास्फोरस फ्रॉम द रॉक. ओके. वो कहां पर गया, सॉल्युबलाइज होके ओशंस में जा सकता है या तो सॉल्युबलाइज होके सॉइल में जा सकता है. अगर सॉइल में गया तो वहां पर फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया उसका इंतजार कर रहा है. उसको किसको दे देगा, प्लांट को दे देगा. प्लांट को खाया एनिमल ने, बात खत्म उधर. अगर ओशन में फास्फोरस जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो गया, सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन से क्या हो गया, रॉक्स का फॉर्मेशन हो गया. फिर बाद में एक यहाँ पर प्रोसेस दिया, उसको बोलते हैं लीचिंग. एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय लीचिंग? किसी को मालूम है लीचिंग का मतलब क्या होता है? और यहाँ पर एक वर्ड भी है यूट्रोफिकेशन. लीचिंग का मतलब होता है फॉर एग्जांपल अगर ये जो फास्फोरस है वो सॉल्युबल फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट है, वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर में चले जाता है. ओके. ग्राउंड वाटर में जाके उधर मिक्स हो जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग. ओके. तो वहां पर जब फास्फोरस जो है ना ये ग्राउंड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, दैट इज कॉल्ड लीचिंग. और फिर बाद में वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का अगर आप किसी तालाब को देखोगे ना जहाँ का वाटर एकदम स्टेबल है तो आपको दिखाई देगा उस तालाब के ऊपर जो है ना एक ग्रीन कलर का एक लेयर बन गया है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं या फिर और कुछ बोलते हैं. सवाल उठता है कि वो ग्रीन कलर आया कहाँ से? ग्रीन कलर आया इसकी वजह से, फास्फोरस की वजह से. क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर ये
ओशन के अंदर अलगी ऑलरेडी रहते हैं, उनका पॉपुलेशन ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे उस अलगी को मिला फास्फोरस, वैसे ही वो अपना पॉपुलेशन जो है ना 1000 टाइम 2000 टाइम फटाफट इंक्रीज करता है। और जैसे इंक्रीज करेगा, पूरी जो लेक है या फिर जो भी तालाब है उसके ऊपर क्या करेगा, ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म कर देगा। सो इज यूट्रोफिकेशन इज गुड? आंसर इज नो। अलगी तो अपना काम चला लेगी, वो तो खुश रहेगी, बट उसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का लेक के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और जितने भी अंदर फिशेस है ना वो सारी की सारी मारी जाएगी। इसके लिए कभी भी आप देखोगे ना, जहां पर ग्रीन अलगी पानी के ऊपर जमा है ना, वहां पर आपको एक फिश दिखाई नहीं देगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द, यू कैन से, इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ऑफ अलगी। व्हाट हैपेंड? द होल ऑक्सीजन इन द ओशन, और यू कैन, सॉरी, इन द लेक वाज यूटिलाइज्ड। ऑक्सीजन बचा ही नहीं पानी के अंदर, ऑक्सीजन नहीं तो फिश नहीं। इस तरीके से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन जो है किसी भी एक तालाब को खराब कर सकता है। ओके, तो फास्फोरस साइकिल का ये एक डिसएडवांटेज है। अंडरस्टूड? एक बार ये फास्फोरस साइकिल का डायग्राम देख लो, उसको रीड कर लो। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क। ओके, yes, eutrophication is a process. Eutrophication is a process that occurs when a body of water becomes enriched with phosphorus. A body of water become enriched with phosphorus and other nutrients leading to overgrowth of algae, Okay, next definition, define leaching. उधर बाजू में ब्रैकेट में लिख दो लीचिंग ऑफ फास्फोरस। लीचिंग ऑफ फास्फोरस। ओके, आंसर लिखो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच the phosphorus moves through a soil, and dissolve in groundwater, is called leaching. ठीक है? So एक जो टॉपिक है, we'll start in our next lecture. Okay, that's for today.